हेलो दोस्तों, जो हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज आगे चल रही थी तो आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और मजा तो आ ही रहा होगा। थोड़ा सा लोगों को शेयर करते रहिए दोस्तों। लोगों को शेयर आप करेंगे तो फायदा आप ही का है। जितना ज्ञान आप बांटेंगे उतना ही ज्ञान आपको मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, बैलेंस करता है प्रकृति। मतलब जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही खुशी आपको मिलेगी, उतने ही अमाउंट में। तो भूलिएगा नहीं, लोगों को बताते रहिए कि पीयूष सर है, वो है तो जबरदस्त आदमी। तो देखिए, अगला जो चैप्टर जो चल रहा था हमारा बैंकिंग चैप्टर, कौन सा वो था आपके 4, 5, और जिसमें हम पढ़ रहे थे बैंकिंग। तो बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा इतिहास पिछली क्लास में कि इतिहास क्या था बैंक का। सबसे पहला बैंक कौन सा बना था? हिंदुस्तान बैंक बना था। कैसे पीएनबी का गठन हुआ था, कैसे इलाहाबाद का गठन हुआ था, हमने पूरा का पूरा इतिहास देखा। अब हमें देखना क्या है? तो हमें देखना है भारत में अभी कितने प्रकार के बैंक हैं और वो कैसे स्टेब्लिश होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको बना लेते हैं एक चार्ट। ये है भारत में अनुसूची बैंक है। ये सब अनुसूची बैंक कौन कौन सा है तो देख लीजिए। तो देखो बेटा, एक होता है कमर्शियल बैंक, और इस बैंक में दो चीजें होता है। एक होता है पब्लिक बैंक और दूसरा होता है प्राइवेट बैंक। कितने प्रकार के अनुसूची बैंक है भारत में, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। अनुसूची बैंक का मतलब होता है जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई के एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूची बैंक कहा जाता है। और इससे फायदा क्या होता है? तो देखो भाई, वो सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है आरबीआई का, वो उसको फॉलो करना होता है। और जब प्रॉब्लम पड़े, जब दिवालिया होना लगे, तो इसका मतलब समझ लो उस समय क्या करना होगा, तो वो आरबीआई आगे आएगी बचाने के लिए। ये होता है अनुसूची बैंक। तो अनुसूची बैंक में देखिए, एक होता है कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है आरआरबी का होता है रीजनल रूरल बैंक। दूसरा होता है रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक जिसको बोला जाता है। तीसरा होता है आपके, वो होता है कोऑपरेटिव बैंक, मतलब सहकारी बैंक है ये। और सहकारी बैंक होता है दो प्रकार का। एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है बेटा। और दूसरा होता है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। दो प्रकार के सहकारी बैंक होते हैं। एक होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा होता है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी दो भाग में होता है। एक होता है सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सी भी लिख देता हूं, और दूसरा होता है आपके पैक्स। तो जो पैक्स का चुनाव आपने देखा होगा गांव में, वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आता है। ये है आपका अनुसूची बैंक। अभी रिसेंट दो टाइप के बैंक और भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है आपका पेमेंट बैंक।
भुगतान बैंक। तो इतने प्रकार के भारत में अनुसूची बैंक होते हैं जिसको आरबीआई रेगुलेट करती है। ध्यान से देखिएगा कितने प्रकार के अनुसूची बैंक है जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है। तो दोस्तों आपको बताने हैं कौन कौन सी है। तो एक है कमर्शियल बैंक, दूसरा है आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जिसको ग्रामीण बैंक भी बोला जाता है, तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक जिसको वो दो प्रकार का होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा होता है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा पैक्स होता है। और चौथे प्रकार का जो बैंक होता है वो होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। इतने प्रकार के बैंक आपके भारत में काम करते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। कमर्शियल बैंक, आरआरबी, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, इतने सारे बैंक हैं। अब एक एक करके देखते हैं ये होता क्या है। तो यदि हम बोले पहला कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का मतलब वाणिज्य बैंक। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो वाणिज्य बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक बैंक होता है, एक प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक का जो गवर्नमेंट का अधीन होता है और प्राइवेट बैंक जो निजी बैंक होते हैं। तो कमर्शियल बैंक आखिरी में अभी रिसेंट जो ऐड हुआ था वो आईडीएफसी बैंक और दूसरा आपके बंधन बैंक, बंधन बैंक। ये दो प्रकार के जो बैंक है ये रिसेंट आपके ऐड हुए हैं भारत में जिनको लाइसेंस मिला है। कौन कौन सा? आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक। अब देखिए भारत में यदि ब्रांच के आधार पे बात करें कि कितने ब्रांच है और उसका एसेट की बात करें उसके आधार पे भारत के सबसे बड़ा बैंक जो है वो एसबीआई है। वहीं मार्केट वैल्यू की बात करें, मार्केट वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है तो मार्केट वैल्यू के आधार पे भारत के सबसे बड़ा बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक है। कमर्शियल बैंकों में दो बैंक, एसबीआई जो पब्लिक बैंक है वो नंबर ऑफ ब्रांच के आधार पे और एसेट के आधार पर भारत के सबसे बड़ी बैंक है। वहीं पर मार्केट वैल्यू बाजारी मुद्रा के हिसाब से जो एचडीएफसी बैंक है वो भारत के सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, वहीं विश्व में देखा जाए तो मॉर्गन्स जो है अमेरिका का वो विश्व के सबसे बड़ी बैंक है। तो ये है कमर्शियल बैंक का भारत में एसबीआई सबसे बड़ा बैंक ब्रांच और एसेट के आधार पर और मार्केट वैल्यू के आधार पर एचडीएफसी बैंक आपके सबसे बड़ी बैंक है। अब देखो दोस्तों यदि कोई कमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेनी हो, कमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेना है तो कैसे लिया जा सकता है लाइसेंस? अब इनके लिए है कि भैया कोई किसी को बैंक बनाना हो तो क्या गाइडलाइन है, क्या प्रोसीजर है, कौन देता है लाइसेंस? तो आरबीआई। कितने दिनों के लिए देता है? 18 मंथ के लिए, एक बार में 18 मंथ के लिए लाइसेंस मिलता है। और क्या क्या क्राइटेरिया है तो देखो भैया, किसी भी बैंक बनाने के लिए पहले 1000 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए, पेड अप कैपिटल होना चाहिए। एक 1000 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए करीब करीब, मतलब 1000 करोड़ रुपए यदि किसी के पास बैंक बनाने की तो उतना तो आपको रखना ही पड़ेगा 1000 करोड़ रुपया। पहले 500 करोड़ हुआ करता था, अब 1000 करोड़ पेड अप कैपिटल रख दिया। अब देखिए पहली बात तो जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी चलाते हैं वो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक के लिए, जो कि एक तरीके से एनबीएफसी जो होता है वो बैंक ना होकर कंपनी होता है। एनबीएफसी के भी रेगुलेशन अब धीरे धीरे आरबीआई करने लगी है, बहुत सारे कांड हुआ था बीच में उसके चलते। तो ये भी जो आपका है वो एनबीएफसी
के लोग, या भारत में यदि 10 साल 10 ईयर बैंकिंग सेक्टर में जिसका एक्सपीरियंस हो, 10 साल तक एक्सपीरियंस हो, 10 साल उसने बैंकिंग सेक्टर में काम किया हो अलग अलग जगह पे, वो अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए। पहला क्राइटेरिया क्या है? 1000 पेड ऑफ कैपिटल। एनबीएफसी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 साल जिसने दिया है वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा चीज है, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो औद्योगिक घराने हैं बड़े, जैसे अंबानी अडानी, क्या वो बैंक बना सकते हैं? तो आपको जानने में बड़ा मजेदार चीज ये है दोस्तों कि आप जितने भी अंबानी और अडानी टाइप के लोग हैं वो बैंक नहीं बना सकते। भारत में उनको अलाउ नहीं है, उनको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है बैंक बनाने के लिए। मतलब जितने भी जायंट्स है, जैसे आपके अडानी हो गए, अंबानी हो गए, ये सारे टाटा हो गए, ये लोग बैंक नहीं बना सकते। अब सोचिए, ये यदि बैंकिंग सेक्टर में घुस गए होते तो सारे बैंक इन्हीं के पास होता, और सरकार तो फटाफट लोन दे देती। तो कहने का मतलब है अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, जैसे अंबानी हो, अडानी हो, आपके टाटा हो, बिरला हो, अभी ये लोग बैंकिंग नहीं बना सकते हैं। कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक भारत में इनको अलाउ नहीं है। लेकिन 10% हिस्सेदारी रख सकते हैं किसी भी बैंक में। 10% से ज्यादा हिस्सेदारी, शेयर इनके पास नहीं हो सकता है। लेकिन इनको नया बैंक बनाने के लाइसेंस अभी तक नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा सकता है। और यदि ऐसा करना हो तो 1949 के अधिनियम में इसको चेंज करना पड़ेगा। सरकार का कोई भरोसा नहीं चेंज करके दे दे, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि एक ही इकलौता ऐसा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर जो बड़े बड़े लोगों, अंबानी और अडानी और बिरला जैसे लोगों से अभी दूर है, वो है बैंकिंग सेक्टर। लेकिन फिर भी 10% हिस्सेदारी इनका रह सकता है। यह है तीसरा क्राइटेरिया। समझ में आया? चौथा देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने बैंक बनाया तो बैंक तो बना सकता है शुरू में, यदि उसके पास 100% प्रमोटर के पास, प्रमोटर के बाद बेटा प्रमोटर उसको बोला जाता है जिसने बैंक का स्थापना किया है। तो शुरुआती दौर में 100% उसके पास होगा शेयर। लेकिन उसका क्राइटेरिया यह है कि वो धीरे धीरे 5 साल में, 5 ईयर में अपनी शेयर को घटा के 40% तक ला दे। ध्यान से देखिएगा, यह लॉजिकल है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि बैंक का निर्माण करता है, शुरुआती दौर में 100% शेयर है प्रमोटर के पास, जिसने बैंक बनाया था, वो 5 साल के अंदर में उसको अपना जो शेयर है उसको 40% तक लेकर आना होगा। इसके साथ ही 15 साल में, 15 ईयर में अपने एसेट को 26% तक लाना होगा। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक का किसी को लाइसेंस लेना है तो वो लाइसेंस 18 महीने तक मिलेगा। उस 18 महीने में यदि प्रमोटर के पास 1000 करोड़ का पेड ऑफ कैपिटल है तभी वो बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके साथ ही बड़े बड़े राजघराना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। औद्योगिक राजघराना जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, साथ में ही प्रमोटर के 100% शेयर है तो वो 5 साल के अंदर अपने शेयर को घटाकर 40% करेगा। साथ में ही 15 साल के अंदर अपने शेयर को घटा के 26% कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि 15 साल के अंदर यदि विदेशी कोई बैंक में पैसा लगाना चाह रहा है तो वो 74% तक अपनी शेयर को खरीद सकता है। लेकिन ध्यान देने योग्य दोस्तों यह है कि कोई भी व्यक्ति, एक इंडिविजुअल 10% से ज्यादा शेयर नहीं ले सकता है। और इसका मतलब यह हुआ कि प्रमोटर के पास, जिसने एस्टेब्लिश किया बैंक को, उसके पास सबसे ज्यादा शेयर अभी भी रहेगा।
सिंपल सी बात है, जो शेयर प्रमोटर छोड़ रहा है उस शेयर को एक व्यक्ति केवल 10% ले सकता है, 10% से ज्यादा नहीं ले सकता है। इसका मतलब जो प्रमोटर होगा 15 साल बाद भी उसके 26% उसके शेयर रहेंगे और वो सबसे हाईएस्ट शेयर किसी के पास रहेगा तो वो प्रमोटर के पास रहेगा। लेकिन 15 साल के में आपके 74% बाहर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है और वो बैंक फॉरेन बन सकता है। यदि फॉरेन ने 50% से ऊपर क्रॉस कर दिया तो बैंक बनाने का, ये कमर्शियल बनाने का ये तरीका होता है बेटा। इस तरीके से बैंक का निर्माण होता है। कौन सा? कमर्शियल बैंक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, वहीं पर देखे आरआरबी को रीजनल रूरल बैंक को देखो। रीजनल रूरल बैंक का स्थापना 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था। और क्यों हुआ था? तो उसका कारण था कि भैया जो एग्रीकल्चर है, कृषि में, वो पैसे की ज्यादा से ज्यादा जाए कृषि में, ग्रामीण एरिया में, और उनका विकास हो, इसलिए आरआरबी का गठन किया गया था। अब 5 आरआरबी का गठन किया गया था। पहला उत्तर प्रदेश में दो जगह पे, एक मुरादाबाद और दूसरा गोरखपुर में, दूसरा आपके हरियाणा, भिवानी में, तीसरा जयपुर का मतलब राजस्थान, आखिरी है वेस्ट बंगाल, मालदा। शुरुआती दौर में आरआरबी का गठन 5 बैंकों से हुआ था। आरआरबी 5 बैंक बने थे। उसमें से कौन कौन सा? तो उत्तर प्रदेश में 2 जगह पे, मुरादाबाद और गोरखपुर में, वहीं पर आपके जयपुर राजस्थान में, हरियाणा के भिवानी में और वेस्ट बंगाल के मालदा में, ये 5 आरआरबी का गठन हुआ था। 1975 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1976 के अधिनियम से, मतलब पहले अधिनियम बाद में आया था, लेकिन पहला जो गठन हो गया था 1975 में हो गया था। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखिए, एक आरआरबी बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यह महत्वपूर्ण है। अब भी जितने भी पहले जाइए तो टोटल आरआरबी 196 तक हो गए थे। अब इसको घटा के 45 आरआरबी को ही रखा गया है। देखो, शुरुआती दौर में आरआरबी को बहुत बढ़ाया गया, लेकिन उसका नुकसान बहुत होने लगा। जो पैसे ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा था वो वापस आ नहीं रहा था, तो जो आरआरबी है उनकी हालत खराब हो रही थी। इसके चलते गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इसको कम करने लगा, और कम करते करते अभी 43 आरआरबी है, जिसके एसबीआई के पास सबसे ज्यादा आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है, और टोटल 43, और ये कहा जा रहा है कि इसको 33 तक लेकर आना है। आप समझ लो, 196 तक चला गया था, अब 43 है, कहा जा रहा है कि 33 तक इसको लाना है। और एसबीआई के पास अभी भी आरआरबी सब बैंकों में से सबसे ज्यादा बैंक एसबीआई के पास है। अब ये बैंक के पास क्यों है, तो जरा देखते हैं कि आरआरबी का गठन कैसे होता है। तो यदि बोले कि आरआरबी कैसे बनता है, तो बेटा इसको देखो, आरआरबी को बनाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। कौन कौन सा? तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, का मतलब भारत सरकार। अब भारत सरकार के 50% हिस्सेदारी होता है। 3 लोग मिलकर आरआरबी का निर्माण करते हैं। एक भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्पॉन्सर्ड बैंक जो होंगे कमर्शियल बैंक, वो करते हैं,
और इनकी हिस्सेदारी 35% होता है बेटा। और तीसरा व्यक्ति होता है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार, और इनकी हिस्सेदारी 15% होता है। मतलब कोई आपसे पूछे आरआरबी कौन कौन मिलकर बनाता है, तो बोलना है कि आरआरबी 3 लोग मिलकर बनाते हैं। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी हिस्सेदारी 50% होता है। दूसरा आपके बैंक स्पॉन्सर बैंक, वो कमर्शियल बैंक जो पैसा लगा रहे हैं आरआरबी बनाने में, उनके हिस्सेदारी 35% होता है। और राज्य सरकार जो बनाएगा वो 15% योगदान देगा। ऐसे आरआरबी का गठन होता है। टोटल उस समय 196 आरआरबी थे, अब 43 हो गए और कहा जा रहा है इसको 33 तक लेकर आना है। यह है आरआरबी का गठन बेटा। आरआरबी का गठन इस तरह से होता है। समझ में आया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगला जो है वो है कोऑपरेटिव बैंक बेटा। कोऑपरेटिव बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरा होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो 2 तरीके के कोऑपरेटिव बैंक होता है। एक होता है सहकारी बैंक, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है बेटा 2 प्रकार का होता है। एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरा होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इसका स्थापना स्टेट सोसाइटी एक्ट के तरह से होता है। सोसाइटी एक्ट, इस एक्ट के अधिनियम से इसका गठन होता है। पहले आरबीआई था, इसकी रेगुलेशन नहीं करता था, लेकिन 1966 से 1966 से इसका आरबीआई भी आधा रेगुलेशन आरबीआई करता है, और इसका प्रशासन वाला जो मामला है वो राज्य सरकार करता है। और जो मॉनेटरी है, जो पैसा रुपया वाला मामला है, वो कौन करता है? तो वो आपके आरबीआई करता है, और राज्य सरकार इसके प्रशासन को देखता है। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? जो कि स्टेट सोसाइटी एक्ट द्वारा बना हो। वहीं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये होता है बेटा जो कि मल्टी स्टेट सोसाइटी एक्ट द्वारा इसको बनाया गया हो। क्योंकि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो केवल एक राज्य में ही रह सकता है, लेकिन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में रह सकता है। और उसके साथ ही बेटा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये बैंक शहरों में, अलग अलग शहरों में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। ये आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। वही सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है बेटा, ये जिस स्टेट में ये बैंक बनेगा उसके शहर में, अर्बन में जो होगा, शहर में उसको सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोला जाएगा। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक 2 प्रकार का है। एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2 प्रकार का है। एक सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मतलब जिस स्टेट में वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण हो रहा है, यदि उसके शहर में स्टैब्लिश होता है तो उसको सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोला जाएगा। वही जो गांव में होता है उसको पैक्स बोला जाता है बेटा। ये अर्बन नहीं, पैक्स है ये, और उसको पैक्स बोला जाता है। और यही है पैक्स, प्राइमरी
एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसका चेयरमैन अभी नहीं, इलेक्शन होता रहता है बिहार में, तो देखो तो पैक्स बड़े, ये तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। इसका चुनाव भी होता है ग्रामीण एरिया में पैक्स का, और देखोगे तो चुनाव में 10-10 लाख रुपए लग जाते हैं चेयरमैनशिप में। लोग दबा के पैसा खर्च करते हैं इस पैक्स के अध्यक्ष से। इसका मतलब कुछ तो मामला है इसके अंदर। पैक्स में लोग चेयरमैन बनना चाहते हैं तो कुछ तो मामला है। बहुत भयानक मामला है बेटा। और इसी भयानक मामला से के चलते आरबीआई ने कहा था कि धीरे 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 इसको अपने अंदर में लाया जाए। मामला तो बहुत गंभीर है। जितने भी पैक्स हैं, और आप इमेजिन करो कि उसके चुनाव लड़ने के लिए लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं पैक्स अध्यक्ष बनने के लिए। इमेजिन करिए एक पैक्स अध्यक्ष बनने के लिए। ये स्थिति है इस देश का कि आप 20-20 लाख रुपए में पैक्स अध्यक्ष बनना चाहते हैं। और कोई बनना चाहता तो ऐसे तो बनना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं तो मजा तो है। और ये बहुत मजा दिलाता है पैक्स, बहुत, क्योंकि बिहार में अन्न स्टोर करने का कोई सुविधाएं नहीं है, तो बिहार सरकार ने इन पैक्स को काम दे दिया है कि अनाज को स्टोर किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो गवर्नमेंट का स्कीम है। और पैक्स तो पैक्स ही है। हमारे तो क्या बताएं, हम तो बड़े करीबी लोग हैं, हमारे जानने वाले जो पैक्स के लिए लड़ते रहते हैं। और मजाक नहीं है, कहीं ना कहीं पैसा है, क्योंकि इसका रेगुलेशन ऐसा है कि कुछ रेगुलेशन आरबीआई देखती है, कुछ रेगुलेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट देखता है। दो लोग किसी चीज का संचालन कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि इसको धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेकर आना है, क्योंकि इसमें करप्शन तो है, मैं मानता हूं, बाकी आप मानते हो कि नहीं मानते हो। तो ये होता है पैक्स, जो ग्रामीण एरिया में काम होता है। वहीं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो मल्टी स्टेट को सोसाइटी एक्ट द्वारा निर्माण होता है, और इसका काम होता है जितने भी स्टेट है उसके अर्बन एरिया में ये वर्क करता है। यही चीज था कि 2020 में कुछ घोटाले हमें देखने को मिला। 2020 में हमें कुछ घोटाले को देखने को, जैसे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी था, उसमें घोटाले देखने को मिला। और यही कारण है कि आरबीआई अब धीरे धीरे इसको अपने रेगुलेशन में लेकर आ रही है। लेकिन आज की परिस्थिति, कोई बोलेगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक है इसका प्रशासन और इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो आपको बोलना है कि दो बंदे मिलकर करते हैं। एक आरबीआई करती है और दूसरा कौन करता है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट करता है। और आरबीआई जो करती है बेटा, वो उसका मॉनेटरी पैसा वाले मामले को करता है, और राज्य सरकार जो होता है उसके वो प्रशासन करता है। तो ये हालत है ये कोऑपरेटिव बैंक का। और खासकर इसमें सबसे मजेदार है पैक्स। पैक्स भाई गजब है। गांवों में चेयरमैन बनने के लिए लोग 20-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं पैक्स अध्यक्ष बनने के लिए। मतलब सोचो, कुछ तो बात होगा, कुछ तो कमाई होगा। मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, 20 लाख रुपया लगाने के लिए लोग तैयार हैं इस पैक्स अध्यक्ष बनने के लिए। और बनते हैं तो भाई इस तरह से इसका रेगुलेशन है, क्योंकि राज्य सरकार इसकी प्रशासन को देखती है, वही आरबीआई इसके मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है, इसके रेगुलेशन करती है। तो भाई कुछ तो गड़बड़ है इसके बनाने में। और सहकारी बैंक जो है वो करप्शन का जड़ होते जा रहा है। ऐसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा करप्शन यहां पर इस बैंकों में प्रारंभ हुआ है। और ये राज्य सरकार को भी देखना होगा और आरबीआई को भी देखना होगा। 2020 में ऑलरेडी बहुत सारे बैंकों में ऐसे कांड हो चुका है। तो आई होप, मैं तो ये मानता हूं कि आरबीआई शिकंजा कसेगी, या जब भी शिकंजा कसेगी तो पैक्स अध्यक्षों आपका क्या होगा मुझे तो नहीं पता। बाकी जय हिंद, जय भारत। हम तो प्रेम करते हैं इस देश से। लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब बोलते रहिए, करते रहिए। थैंक यू सो मच।